बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं आपके साथ है ना। चीज़ों को ठीक करता और साथ साथ आपसे मुखातिब होता मैं हूं इमरान हसन। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से, आपका दिन शुरू हो चुका है, अच्छा है अगर हो चुका है तो, क्योंकि आज की सुबह कल की सबसे बेहतर है भाई। हल्की फुल्की हवा चल रही है। आज हमने कोई 5-6 तस्वीरें खींची भाई निकल के, जो इस बात का सबूत है कि मॉर्निंग वाज गुड। उम्मीद है आपकी सुबह अच्छी हुई है, अच्छी होनी चाहिए, हुई होनी चाहिए। इट्स नॉट अ वर्ड। अगर ऐसा है तो बहुत ज़बरदस्त है। और वैसे पता है क्या, हमारी बाज़-औक़ात शख्सियत अगर हम पॉजिटिव हो ना और अच्छा खुशगवार आगाज़ हो तो लोगों पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए ना, मेरी वजह से आप पे मस्बत असर पड़ता है। हाँ, बहुत पड़ रहा है। अच्छा जी, अच्छी खबरें हमारे पास वैसे काफ़ी हैं। पहली अच्छी खबर ये है कि जी पाकिस्तान में हज ऑपरेशन जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है माशाल्लाह। आज़मीन हज को लेकर पहली जो परवाज़ें दो हैं वो मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई हैं। और ज़रा ये बता रहे हैं कि एक निजी एयरलाइन की पहली परवाज़ 150 आज़मीन हज को लेकर कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुई, जबकि कराची से ही दूसरी परवाज़ 180 आज़मीन को लेकर सऊदी अरब पहुँची है। और दूसरी जानिब हमें कुछ लाहौर से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे लाउंज में कोई आतिशबाजी हुई है शॉर्ट सर्किट के बायस। हाँ, इस पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। खैर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो सरकारी स्कीम है ना, इसके तहत आज से शुरू होने वाला जो हज ऑपरेशन है और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर बरकत रखे, खैरियत रहे, 9 जून तक जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कितने खुशकिस्मत है आप सब लोग, अगर आप खुद या फिर आपका कोई जानने वाला या आपका कोई फैमिली मेम्बर इस वक्त ट्रैवल कर रहा है, आज़मीन हज में शामिल है। अल्लाह आप सबके सफ़र को मुबारक करे और आपके जो नताइज हैं वो बहुत मस्बत आएँ, आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ आएँ, हज की बरकतें साथ वापस लेके आएँ और फिर ज़िंदगी भर रहें आपके साथ। 259 हज परवाज़ें हैं जिसके ज़रिए ये तकरीबन 68,000 जो आज़मीन है, 68,000 आज़मीन हज वो पहुँचेंगे। और रोड टू मक्का के बाद तो काफ़ी आसानियाँ हुई हैं। इसके तहत जो हज की इमिग्रेशन है वो सऊदी हुकाम कराची में ही कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जो एक हैसल होती है हमारे हुज्जाज कराम को पहुँचने के बाद, वो अब नहीं होगी। यहीं से आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी और फिर आपका जो इंशाल्लाह सफ़र खैर है, जिसे मैं कहूँगा, या सफ़र बरकत है, वो कामयाबी से इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचेगा। ये लाहौर वाली खबर भी ज़रा थोड़ा सा लाहौर वाली खबर ये है कि सुबह करीबन 6 बजे के करीब हमारे जो लाहौर एयरपोर्ट है वहाँ पर आग लग गई और लाउंज में ही आग भड़क उठी। और वजह ये बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट था जिसके बायस आग लगी। इमिग्रेशन का अमल जो है वो रोकना पड़ा, क्योंकि ये इमिग्रेशन जो काउंटर है उसकी सीलिंग में शॉर्ट सर्किट के बायस बेसिकली आग लगी थी। और कहा यह जा रहा है कि जो पहली परवाज लाहौर से जा रही थी फिर वो ताखीर का शिकार हो गई। उस वजह से अल्लाह करे खैर हो और ये मसला हल हो जाए और उसके बाद फिर परवाज पहुंच जाए आगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़े। व्हाट नेक्स्ट वी हैव? चांद चढ़ गया जी। पाकिस्तान का पाकिस्तानियों ने चढ़ा दिया। बिल्कुल चढ़ा दिया। बड़ी खुशी की बात यह है, पॉजिटिव खबर है कि जो सैटेलाइट मिशन हमारा था जिसके हवाले से हम आपको बता रहे थे, आईक्यूब कमर, वो कामयाबी से चांद के मदार में कल दाखिल हो गया है। जो मिशन है 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश भी करेगा। और तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक खला में भेजा गया पाकिस्तानी आईक्यूब कमर चांद के मदार में अब आपको बताया दाखिल हो गया और 16 मई को पहली तस्वीर जो है अब उससे जमीन पर आएगी। अरे वाह, क्या बात है। विल बी सो एक्साइटेड एंड इनफैक्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि कब ये तस्वीर आए। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह पाकिस्तान की चीन के साथ मिलकर। ये आईक्यूब कमर जो है ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:14 पर चांद के मदार में दाखिल हुआ। ये हम इससे पहले की बात कर रहे हैं। और सैटेलाइट चांद पर तैनाती के बाद जो डिज़ाइन करना एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसके मुताबिक इस वक्त काम कर रहा है। टीम्स ये रिपोर्ट कर रही हैं। आईक्यूब कमर का जो इमेजिंग पेलोड है ये मुकम्मल तौर पर फाल है, इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली। अगले 2 दिन तक सैटेलाइट की मदद से इंशाल्लाह चांद के मदार के अंदर मुकम्मल इसकी जांच की जाएगी। और जो आईक्यूब कमर है इसके कंट्रोल्स, सब सिस्टम्स, प्रोटोकॉल्स जो है उनकी एक बाकायदा टेस्टिंग का एक मरहला है जो कि इस वक्त जारी है। ये मिशन चांद के मदार में पहुंचने के बाद तकरीबन 5 से 6 दिन तक टेस्टिंग मराइल के अंदर रहेगा, तजर्बाती मराइल में रहेगा। और इसके जो मुख्तलिफ आलात हैं इसके ऑपरेशनल होने के बाद 16 मई वो दिन है जब चांद से पहली तस्वीर मौसूल होगी। और फिर हमें बहुत खुशी होगी और हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि चांद से पहली तस्वीर। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, लेकिन हमने इसको बड़ा पॉजिटिव लिया और इसको लेना भी चाहिए। हाँ। अगली अच्छी खबर, लोगों से अपने जमीनी चांद नहीं राजी होते और वो आसमानी चांद पे कंप्लेंट्स करें, ऐसे तो ना करें पाकिस्तानियों। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी हॉकी टीम भी 4 चांद लगा रही है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में। पाकिस्तान और जापान की टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। पाकिस्तान 2011 के बाद पहली बार अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचा है।
13 साल के बाद ये फाइनल में मलेशिया के शहरेपो में जारी इवेंट में जापान ने मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और जापान के 10-10 पॉइंट्स अब बराबर हो गए हैं, जिसके बाद दोनों टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हम देखिए अभी तक नाकाबिल शिकस्त दिस इज पाकिस्तान वर्सेस जापान, और इससे पहले आई बिलीव जापान और पाकिस्तान का मैच बराबर हुआ था, ड्रॉ हुआ था। हाँ, और पाकिस्तान बिल्कुल लास्ट मोमेंट में गोल करने में कामयाब हुआ था। सो आई होप कि हमारा जो कोचिंग स्टाफ है इस वक्त वो थोड़ा सा इस पे मजीद होमवर्क करेगा। जो गलती हमने, क्योंकि उसमें 2 मौके हमने जाया भी किए थे गोल्स के, तो जो गलती हमने पहले की है वो ना करें। इंशाल्लाह अजलान शाह का टाइटल लेके आए। मुझे लगता है कि एक ताज़ा हवा का झोंका होगा, एक उम्मीद की किरण होगी ये पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी, और पाकिस्तान की हॉकी फ्लरिश करेगी। अब जनाब हमने बड़ी खबर की जानिब जाना है, और बड़ी खबर में आज हमने जिक्र करना है, इट्स 9 मई की बात करनी है हमने। बड़ी खबर मई 9 का जिक्र कर रहे हैं। 9 मई के दिलखराश वाक़े को 1 साल अब मुकम्मल हो गया है। गुज़िश्ता साल बानी PTI की गिरफ्तारी पर कुछ शरपसंदों ने कौमी अमलाक और फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए थे, और इस सारे खौफनाक अंदोहनाक साने पर शहदा के लवाहिकीन आज भी दुखी हैं, और शहदा के लवाहिकीन की आंखें नम हैं। सवाल ये कर रहे हैं कि क्यों अपने मुफादात की खातिर हमारे शहदा के अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी थी, जो दुश्मन ना कर सका वो आप लोगों ने कर दिया। याद रखिए, जो कौमें अपने शहदा की कदर नहीं करती वो मिट जाती हैं। और मंगल के रोज़ DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। और बेशक है, किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पर हमला किया जाए, करवाया जाए, शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, बानी के घर को जलाया जाए, अवाम और फौज में नफरत पैदा की जाए, ये जो लोग करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। एक स्याह बाब है हमारी तारीख के अंदर, हमारी सियासी तारीख के अंदर। अगर इंटेंशनली एज द पॉलिटिकल पार्टी सेज कि जी हमने नहीं भी किया, उसके बावजूद भी क्योंकि ताने बाने उनसे मिलते हैं, तो इस दाग को ऐसे तो धोया नहीं जा सकता है। जितनी भी टॉप लीडरशिप है, मैं ये नहीं कहता कि इंटेंशनली शायद कुछ लोगों ने ये उनका ख्याल हो कैसे हो सकता है उस वक्त वो उस मॉब को कंट्रोल ना कर पाए हो, लेकिन दोनों सूरतों में गलती का अंसर डेफिनेटली मौजूद है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से। और ये सारी ज़िंदगी एक पॉलिटिशियन को तो हॉन्ट करेगा, लेकिन मुझे बतौर एक पाकिस्तानी इसलिए हॉन्ट करेगा क्योंकि कैप्टन कर्नल शेर खान या कोई भी शहीद, चाहे वो कोई ऑफिसर है या एक आम पुलिस वाला है, आम फौजी है, या किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक है, जो मुल्क के लिए शहीद हुआ, हमारे सर का ताज है। और उनके लिए तो कुरान ने कहा है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें इल्म नहीं है इसका। तो उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी फैमिलीज़ का एहतराम, उनकी माओं का, उनके बच्चों का एहतराम हमारी नस्लों पर लाजिम है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी है, और जान से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। तो और कहते हैं ना, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। तो हमारा बहुत एहतराम है जिसने भी ये किया, अल्लाह करे उसके जहन में पशेमानी हो। हमें किसी की पाकिस्तानियत पे, किसी की वतन के साथ मोहब्बत पे शक नहीं है, किसी को गद्दार भी नहीं कहते हम। अगर गलती में भी हुआ तो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, और मेरे ख्याल में करार वाकई सजा बनती है उन लोगों की जिन्होंने ये सब कुछ किया। और वी मस्ट ट्राई के शुड नेवर रिपीट अगेन। 9 मई शुड नेवर रिपीट अगेन। कौमों में ऐसे दिन नहीं आते हैं, बाहर से तो दुश्मन आते रहते हैं, अंदर से ऐसे कोई नहीं करता जैसे हमने किया। तो अल्लाह करे हम इससे सीखें और सीख के आगे बढ़ें। बिल्कुल, हमें सीख के आगे भी बढ़ना चाहिए। और अगर हम बात कर रहे थे DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग की, तो उन्होंने कहा कि इस वाक़े के होता हमने देखा है, हम सब ने बल्कि देखा है कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, और अफवाज, उनके लीडर्स, एजेंसीज, इदारों के खिलाफ लोगों के जहन भी बनाए गए। हमने ये भी देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन कर बताया कि यहाँ हमने हमला करवाया। हमने देखा सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। जब ये शवाहिद और सारी चीज़ें सामने आई तो आवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी आपने देखा, हमने भी देखा। आवाम किस तरह इंतशारी टोले से पीछे हटे। जब खुलकर सामने आ गया तो फिर ये प्रोपेगेंडा भी शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इस हवाले से आज काबीना का इजलास भी है, और मई 9 के हवाले से एजेंडा ज़ेरे गौर आने वाला है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, मई 9 दिलखराश वाक़या, 1 साल गुजर गया। जिस तरह से फ़ौजी अमलाक पर हमला हुआ, जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए, अफवाज के खिलाफ फर्जा सराई की गई, शहीदों की यादगारों को निशाना बनाया गया, फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, इस सारी बेहुरमती पर क्या कहेंगे आज के दिन आप? देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक डे था, और उसको 1 साल गुजर गया है। और ऑनेस्टली एटलीस्ट आई कांट बिलीव कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स, आई एम नॉट के ऑल, और वो अपनी मुसल्लह अफवाज के जो हैं उनके
फौजी तनसीबात पर, फिर उसके बाद जो है आपके जितने शोहदा हैं उनकी यादगारों की भी हरमत करें, ख़ास तौर पर निशान हैदर, कर्नल कैप्टन शेर, फिर MM आलम जो वॉर हीरो हैं, जिनके ये पूरा इंसिडेंट इनके बारे में पूरी दुनिया की एयर एकेडमी में उन लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप सोचेंगे वो, फिर उसके बाद GHQ के ऊपर हमले करना, ये और फिर बताया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि फलान जगह पे जाओ, ऐसे जाओ, इधर जाओ। ये बहुत अफसोसनाक बात थी। और या फिर खुदा का शुक्र है कि फ़ौज ने बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपने ट्रुप्स को विथड्रॉ कर लिया, ताकि कहीं किसी वजह से कहीं आपस में क्लैश ना हो जाए, और जो दुश्मन का नैरेटिव है कि फ़ौज और अवाम को लड़ा दो और उनको आपस में डिवाइड कर दो, फ़ौज को कमज़ोर करो और उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। क्योंकि देखें, याद रखें, यू फाइट एज ए नेशन। आप हुकूमत, अवाम और फ़ौज मिल के जो है वो दुश्मन का मुकाबला करते हैं, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी हो। तो वो हुआ। फिर उसके बाद देखें, एक और बात ये कि 1 साल गुजर गया और जिन लोगों को आपने मिलिट्री ट्रायल करना था, जो रिकमेंड हुआ है, उसके ऊपर अभी तक स्टे हुआ है, फैसला नहीं हो सका। मिलिट्री ट्रायल के लिए सिर्फ इसलिए कोशिश ये कहा गया था कि वो जो वाकई मुलव्वस हैं उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, वीडियोस हैं, पिक्स हैं, एविडेंस हैं, तो ताकि अगर कुछ को जल्दी सजा मिल जाएगी फौज के, और ख़ास तौर पे तमाम जो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए, तो फिर हम दूसरों को डर होगा, डिटरेंस होगी कि जी आइंदा हमें ऐसे नहीं करना। लेकिन वो भी अभी तक फैसला नहीं हो सका। ये चीज़ें देखते हुए मेरे ख्याल में ये चीज़ों को हमें बहुत सोचना चाहिए। उसके बाद अब इस वक्त जिस तरीके से अब रियलाइजेशन में नहीं है, कम से कम चलें, आप कौम से माफ़ी मांगते, आप कहते हैं जी हमारे, चाहे मेरी पार्टी को लोगों ने गलत किया है, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी आपने नहीं है। ये चीज़ें आई थिंक आने के लिए दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अभी भी, कल भी जब उनकी स्टेटमेंट आई है, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मैं तो जेल में था जब ये हो रहा था या अंडर ट्रायल था। शख्सियत परस्ती एक ऐसी बीमारी है जो पिछले कुछ अरसे में ऐसी पनपी, और माजरत के साथ हम सब ने कहीं ना कहीं हमारे इदारों समेत उसमें किरदार अदा किया कि हमने एक शख्सियत को इतना बढ़ा चढ़ा के लोगों की नज़र में बना दिया कि वो ये भूल गए कि सियासी इक़दार क्या हैं, या मुआशरती या मुआशी इक़दार क्या हैं, या कौमी इक़दार क्या हैं, और फिर उसके भेंट अल्टीमेटली हम सभी चढ़े। कहीं ना कहीं उसका नुकसान हम सबको हुआ। कहीं मुझे हुआ जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के बेहंगम किस्म के रवैये देखे, और कहीं इदारों को हुआ जब उन्होंने अपनी शोहदा की यादगारों की तस्लील होते देखी, जो कि किसी कौम में नहीं होती। ये शख्सियत परस्ती का जो नासूर है, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया हमें, और ये हमारी सियासत में अनफॉर्चुनेटली रहा है। क्या हमने अब इस कल्चर में कोई तब्दीली की है, हमने कुछ सीखा है? नहीं तो क्या करें जिससे कम से कम कौम हकीकी सतह के ऊपर लोगों को पहचाने और नजरियात की जानिब जाए, न कि शख्सियात की जानिब? आई थिंक इसमें आवाम को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि आप जो काम भी करें सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखें, पाकिस्तान की सलामती बका की बात करें। और जिस तरह DGI ने कहा कि ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हमला है, इसलिए कि फ़ौज जो है ये सलामती और बका की ज़ामिन है पाकिस्तान की। और आपके सामने जब ये 27 फरवरी 2019 को इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो किस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने उनके 2 जहाज़ गिराए, पायलट को पकड़ लिया, और उसके बाद उनकी जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान में आ सकें। देखें, याद रखें, जिस मुल्क में आपकी अपनी फ़ौज नहीं होगी वहाँ पर दुश्मन की फ़ौज होगी। और ये मिसाल आपके सामने इराक, लिबिया, सीरिया, पैलेस्टाइन में देख लें क्या हाल हो रहा है। इससे देखें कि तो हमारे जो दुश्मन है उन्होंने रियलाइज़ किया है कि जब तक पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और अवाम में आपस में एक एतमाद है, ट्रस्ट लेवल है, तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो सकता। सो दे वांट के किसी तरीके से भी इनको डिवाइड करते हैं। ये सबसे ख़तरनाक है। इसके लिए पूरी कौम को हमें यूनाइटेड खड़े होना है और इस नैरेटिव को डिफीट करना है जो इनएडवर्टेंट है।
बघेरी साहब, जिस तरह से अगर हम बात करें DGI-SPR की प्रेस ब्रीफिंग की भी बात करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मुतालबा करती आई है जुडिशल इंक्वायरी कमीशन का, तो अगर ऐसा होता है, अगर इंक्वायरी कमीशन बनता है, उसके हवाले से वैसे तो क्लियरली कह दिया DGI-SPR ने कि उन वाक़यात पर बनाया जाता है जिनमें कुछ इबहाम हो, लेकिन अगर बनता है जुडिशल कमीशन तो फिर वाक़ई की तह तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वीडियो शवाहिद भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं। तो अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी फाइंडिंग्स को भी मानेगी? फिर ये तो किसी चीज को नहीं मानते, आपके सामने ना कोई कोर्ट के ऑर्डर्स को मानते हैं। दे वांट अ वन मैन शो, जो बानी पाक की PTI ने कह दिया वो तो करना चाहते हैं, और वो रियलाइज नहीं करते हैं कि कितना मुल्क को नुकसान हो, आपके मुल्क में कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये इकोनॉमिक लॉस हुआ है, अवाम में पोलराइज सोसाइटी कर दी है, जो इनटॉलरेंस हो गई है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं कि आप फैसला खुद करना चाहते हैं बजाय कि आप कानून के मुताबिक जो है वो आप कार्रवाई हो और अदालतें उसका फैसला करें। ये जंगल का कानून नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी हम सबको आज के दिन में मेरे ख्याल में अहद करना चाहिए कि हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज पे एतमाद होना चाहिए, जो भी हुकूमत है जिसको अवाम ने सिलेक्ट किया उस पर एतमाद करें और मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाएं। ये सबसे बड़ी बात है, इस वक्त बहुत खराब है। अच्छा भाई साहब, आपने चूँकि बहुत लंबे अरसे तक बतौर ऑफिसर फ़ौज में सर्व किया और बहुत से ऐसे शोहदा होंगे, बहुत से ऐसे आपके कोर्समेट्स होंगे, आई बिलीव आपके साथी होंगे, दोस्त होंगे ज़ाती, जिनको आपने अपने हाथों से रुखसत किया होगा, लाशें उठाई होंगी, क्योंकि हर फौजी की ज़िंदगी में ये एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट होता है, शहादतों को देखना, शहादतों से निमटना, और फिर वो फैमिलीज़ भी डेफिनेटली देखी होंगी, अभी भी देखते होंगे जो कि ये लाशें उठाते हैं। क्या फीलिंग, क्या एहसास होता है जब एक शख्स अपने मुल्क के लिए अचानक से एक नौजवान जान दे देता है, जिसकी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी है, जिसके सामने उसकी पूरी फैमिली पड़ी है, बट ही गोज़ एंड डाइज फॉर हिज कंट्री? क्या दर्जा उसको दिया जाना चाहिए और वो एहसास क्या होता है? मैं ज़रा आपकी फीलिंग्स इस हवाले से जानना चाहता हूँ। ये फीलिंग ऑनेस्टली आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए और अपनी फ़ौज के लिए वहाँ जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ट्रुप्स हैं, खड़े होते हैं। आप सोचेंगे सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों पर जहाँ दर्जा हरारत -20-25 होता है। मैंने 12 एनएलए जिसके 2 निशाने अदर, ये मैंने कारगिल सेक्टर में कमांड की है और कैप्टन कर्नल शेर और हवलदार लालिक जान को मैंने खुद देखा हुआ है। अच्छा। इतना सब ये अफसोस होता है, यकीन करें। आप ये सोचें वो शहीद तो चले गए अल्लाह के पास अपनी शहादत दे के मुल्क को कौम की खातिर, उनके लावाहिकीन को कितनी तकलीफ होती है कि ये जिनका एक एक बेटा होता है, या अगर 4 बेटे तो 3 बेटे शहीद हुए और माँ कहती है कि मेरा चौथा बेटा भी मुल्क के शहीद कर दूंगी, तो उनको कितनी तकलीफ होती है। जल्द सरफराज की बात कर लें, जो हमारे निशाने हैदरैन की बात करें, और फिर वो जो लोग ड्यूटियां दे रहे हैं पहाड़ों के ऊपर और डेजर्ट में, गर्मी में, जब हमारी आवाम के कुछ लोग जो है वो इस तरह की बात करें, उनकी बेहुरमती करें, तो आप सोचें उनको कितनी तकलीफ होती है, मोरल ऑफ ट्रूप्स को कितनी होती है। यकीन करें फौज का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है मोरल ऑफ ट्रूप्स की लड़ाई के लिए। जनरल नासिर मुनीर ने यही बात हमेशा करते हैं कि फौज और अवाम दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ पर फौज के साथ अवाम नहीं होगी, वहाँ फौज कामयाब नहीं होगी। आपके सामने इराक, लिबिया, सब मुल्क अब देख लें। इसलिए मैं बात करता हूँ कि ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि उनके मोराल के लिए पूरी कौम इकट्ठी हो। जो 75 साल में नहीं कर सका वो हमने इस 1-1.5 साल के अंदर कर दिया। तो बघेरी साहब, ये जो हुआ, ये जो सब कुछ हुआ, ये बड़ा तकलीफ दे था। शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया जाना, अब बिल्कुल जो आपने बात की है कि उनकी फैमिलीज़ पर क्या बीत रही होगी, तो क्या ऐसे इक़दाम है जो किए जाने चाहिए और कितना ज़रूरी है इन सब जो मेन 9 के मरकज़ी किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना, ताकि आगे इस तरह का कभी भी कोई दिलखराश वाक़या पेश ना आ सके? देखें, याद रखें, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये मकसद यही था मिलिट्री कोर्ट्स में कि टेररिस्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट्स में 8-10 साल लग जाते हैं केस डिसाइड, और फिर उसके बाद भी वो अक्सर ज़्यादातर छूट जाती है। इवन APS के शहीद जो थे, दोस्त के बच्चे, उनके जो मुलजिम थे उनको छोड़ दिया गया पेशावर हाई कोर्ट में। इसलिए हम बात करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, और जो लिमिटेड लोग हैं, वो भी मैं हमेशा कहता हूँ इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हैं, दिफा का हक पूरा दिया जाता है।
सिर्फ स्पीडी ट्रायल होता है। एक फ़र्क ये फ़र्क है कम्युनिटी कोर्ट्स के अंदर। उससे ये होता है कि डिटरेंस फैक्टर होता है कि लोग डरेंगे कि आइंदा हमने ऐसी बात नहीं करनी। आप सोचें आज इनको सजा नहीं होती, इनको कुछ सबक नहीं मिलता, तो कल और लोग और वाक़यात होंगे। अच्छा भाई साहब, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो थी तहरीक इंसाफ की, उसको किस हद तक आपके ख्याल में उसके लिए 9th में डैमेजिंग था? चूँकि वो तो अभी भी ये क्लेम करते हैं कि स्टिल पीपल वोट फॉर अस, वी आर द मेजॉरिटी पार्टी। दैट मीन्स कि लोगों ने 9th मई का को उस तरीके से कबूल नहीं किया जिस तरह का बयानिया रियासत का है। आपने देखे होंगे उनके बहुत सारे बयानात उनकी मकसद लीडरशिप के। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा या वो ख्वाब खरगोश में है? इसके पीछे आपको क्या लगता है, बीइंग एन एक्सपर्ट? लोगों ने रियलाइज कर लिया है और इसीलिए आप देख लें कि कितने 71% वोट जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को पड़े हैं। और सेकंड ये कि आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आप कम से कम अपने कोर्स को सेट करें, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को सेट करें। कोई ऐसी चीज जो हमारे मुल्क के लिए नुकसान हो, हमारे मुल्क के अवाम के लिए नुकसान हो, हमारे सलामती और बका के लिए नुकसान हो, ठीक है भाई साहब, तब उसको मैं नहीं करना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर इज़हार यकजहती भी है शोहदा के साथ और इज़हार अफसोस भी हमारे अपने रवैयों के ऊपर, जिस तरह का मुजाहरा हमने 9 मई को किया। मैं सिर्फ ये कह के इस सेगमेंट को क्लोज करूँगा कि अल्लाह करे 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा कभी ना हो। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक में कुछ देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरह से आपको बताया था कि CSS के जो इम्तहानात है नताइज का ऐलान हुआ है, कल हमने आपकी मुलाकात कराई थी CSS इम्तहान में टॉप करने वाले आदिल रियाज गोंदल से। आज CSS में कामयाबी हासिल करने वाले एक जोड़े से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अयूब मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। CSS करने के बाद डॉक्टर हुज़ैफा औरंगज़ेब की महकमा पुलिस में पोस्टिंग हुई है और डॉक्टर हाजरा इनलैंड रेवेन्यू का हिस्सा बन गई हैं। मोटिवेशन क्या थी और कैसा रहा जर्नी, बात करने के लिए हमारे साथ दोनों ही मौजूद हैं। इंडिविजुअल्स तो भाई हमने देखे हैं सक्सेसफुल होते इन सेम काइंड ऑफ जर्नी, लेकिन कपल्स की मिसालें बहुत कम हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है जो ये करना चाहते हैं। सो राइट नाउ वी हैव डॉक्टर हुज़ैफा एंड डॉक्टर हाजरा विद अस। वेलकम बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। हुज़ैफा एंड हाजरा, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, मोटिवेशन की बात चले इन्होंने कर ही दिया, तो आई वुड लव टू नो कि डॉक्टर तो आप बन रहे थे और एक ऑलरेडी यू हैड अ ट्रैक कि किस जानिब जाना है, देन इसके पीछे क्या था कि सिविल सर्विसेज की जानिब जाया जाए? बिल्कुल इस तरह है कि मेरी और हाजरा की जिस तरह से स्कूलिंग हुई थी, तो वी वर वेरी मच इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जब से हम हाई स्कूल में थे। अच्छा। तो देन वी गॉट टू अयूब मेडिकल कॉलेज, तो वहां पे हमें मतलब ये लगा कि फैसिलिटीज की कमी है। तो आई वाज अ डिबेटर, हाजरा वाज अ डिबेटर टू, शी इज अ पोएट टू। तो वहां पे हमने एक फोरम बनाया, यूरोपियन लिटरेरी एंड आर्ट्स फोरम। ओके। तो उस सोसाइटी में मतलब हमने लीडरशिप पोजीशंस पे काम किया। तो फिर ये गया कि आई वाज मेड पार्ट ऑफ कोविड रिस्पांस टीम थी जो अयूब टीचिंग हॉस्पिटल की ऑफिशियल टीम थी जो। तो उस दौरान ये रियलाइज हुआ कि अगर आप ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट की जो पोजीशंस होती हैं या फिर जो पॉलिसी मेकिंग की पोजीशंस होती हैं, वहां पे ज्यादा अच्छे से आप सर्व कर सकते हैं रादर देन बीइंग अ क्लिनिशियन। ऑब्वियसली उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बट फॉर क्रिएटिंग अ डीपर इम्पैक्ट तो वी डिसाइडेड कि हमें CSS करना चाहिए। फिर हमने मिलकर तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का हो गया। तो ये कुछ ब्रीफ सी स्टोरी है, बट इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, मतलब इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। ओके, हमने एग्जाम दिया। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर हाजरा, फिर उसका मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि हाउ इज़ द जर्नी MBBS से CSS तक का सफ़र आपका? मतलब दोनों ही बहुत हार्ड और टफ स्टडीज़ हैं और एकदम से फील्ड स्विच करना कैसा था, कितना आसान, कितना मुश्किल था, और कैसे ये आपने रियलाइज़ किया कि आपको आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा है तो आपको CSS ऑप्ट करना चाहिए? अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो आई हैव ऑलवेज बीन दैट किड के मेरे बाबा ने मुझे बचपन में जो पहली किताब पढ़ाई थी वो बिल गेट्स की रोड अहेड थी। बच्चे उस वक्त डायरी ऑफ विम्पी किड पढ़ रहे होते हैं। तो शुरू से मेरे फादर क्योंकि खुद इंटरनेशनल सिविल सर्विस में, तो मेरी डिस्कशन ही ये रही थी कि मैस्लो ने क्या किया, अख्तर हमीद खान ने क्या किया, बड़े बड़े जो रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने क्या किया। तो शुरू से एक थोड़ा सा इंटरेस्ट तो था, मगर वही बात है कि जब मैं अयूब मेडिकल कॉलेज में गई ना, तो पहले वी मेड अयूबियन लिटरेरी एंड आर्ट फोरम। फिर वहाँ पे हमने 4 सोसाइटीज बनाई, मेंटल हेल्थ के ऊपर एक फोरम बनाया, वो फिर इंटरनेशनल उसका इवन इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया। फिर प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया।
फिर हमें भी कोई KPK इनोवेशन अवार्ड मिला है ख्वाजा सरा के लिए जो हमने काम किया, या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे, एसिड विक्टिम्स पे। तो ये है कि इतना ज्यादा मतलब एक्नॉलेजमेंट मिली थी लीडरशिप रोल्स में कि हमें था कि हमने करना अल्टीमेटली कुछ ऐसा ही कैरियर ऑप्ट है जहाँ पे हम लीडरशिप रोल्स में हो, क्योंकि उसमें हमारा पोटेंशियल है और उसमें हम इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो वो शायद MBBS के 5 सालों में ये सब कुछ करते करते, दो कि हम एकेडमिकली भी डिस्टिंक्शन देते रहे थे, उसमें भी हमने कोई डेरिलिक्शन नहीं की, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर में इतना ज्यादा काम भी कर रहे थे, इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे थे कि ये मेरे ख्याल से हमारे लिए कोई नई, कोई बिल्कुल एक एलियनेटेड सी चीज नहीं है कि हम लोग आएंगे और हमें पूरा मतलब स्क्रैच अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना होगा कि हमने अब लीडरशिप रोल एज्यूम करना है या हमने सिविल सर्विसेज में आना है। तो बिल्कुल एक हमारे लिए शिफ्ट है पूरा मेडिसिन की फील्ड से। तो इस चीज में हम पहले से थे ओवर द 5 years। तो मेरे हाथ से काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा, जर्नी भी खूबसूरत थी और आगे वो के जो अब डेस्टिनेशन है और अब जो नई जर्नी शुरू हो रही है वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी इंशाल्लाह। सफर खूबसूरत है, मंजिल से भी। एक तरफ लिटरेरी काउंसिल्स आप लोग बना रहे थे, एक तरफ मेडिकल पढ़ रहे थे, एक तरफ दोनों डिबेट्स कर रहे थे, दूसरी जानिब देयर वाज अ मोहब्बत का पौधा भी कहीं परवान चढ़ रहा था। ये कहाँ से शुरू हो? ज़ैफर साहब, बीइंग अ मेल मैं आपसे ये डोमिनेंस पूछूंगा और इसका एज लूंगा। आप बताइए ये कहाँ से शुरू हुआ? व्हेन यू गाइस थॉट कि यार चलें, हमारा करियर तो साथ चल रहा है और जिंदगी को भी साथ चला लेते हैं। किसने डिसाइड किया पहले, ये किसकी तरफ से हुआ? डिसीजन तो ऑब्वियसली म्यूचुअल ही था, बट सिंस बोथ ऑफ अस वी वर फ्रॉम एबटाबाद, और एबटाबाद ये कि बहुत बड़ा सिटी नहीं है, तो ये है कि बहुत सारे लोग जानते होते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो भी दूसरे को जानते थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और उन्होंने ही इनकरेजिंग स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि मतलब इनकी एंगेजमेंट करा देते हैं। अच्छा, वाह। आई वाज MBBS at that time and Hajra was in second year MBBS। Okay. तो मतलब वहाँ की चीजें चल रही हैं और ये काफी मतलब पुरानी बात है, 6-7 years हो गए हैं इस बात को। तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पेरेंट्स का बड़ा इनकरेजिंग रोल रहा है, बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया है। अच्छा। तो कुछ इस तरह से चीजें फिर आगे चली। कुछ कपल्स के अंदर ये भी होता है कि जब दोनों कामयाब होना तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी बिल्ड हो जाता है कहीं। मोस्टली हमारी चूंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, तो कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि अक्सर मैंने देखा है लोग बहुत मुश्किल होता है खवातीन के लिए, लेकिन आप यू मस्ट हैव बीन अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड कि आज आपकी वाइफ आपके साथ बैठी हैं और माशाल्लाह आप दोनों सक्सेसफुल हैं अपने करियर को लेकर। तो इस सर्टन फीलिंग को कैसे डेवलप किया आपने? आप शुरू से कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ कि नहीं कहीं हाजरा मुझसे आगे ना निकल जाए, मैं पीछे ना रह जाऊँ, कुछ ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बल्कि मेरा जो प्रेडिक्शन थी वो यही थी कि हाजरा मतलब मेरे से ज्यादा अच्छे मार्क्स लेंगी, और जब मेरी जो तैयारी थी उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि ज्यादा नोट्स भी वही बनाती थी। फिर यह है कि हमारी एक रूटीन थी ना, आखिर में हम डेली एक दूसरे को अपना काम लिख के चेक करवाते थे, एवेल्युएशन एक दूसरे से करवा लेते थे। तो अच्छा। हमें ये होता था कि टीचर से जो थोड़ी सी झिझक होती है तो वो आपस में आपके जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होता है, तो आप खुल के क्रिटिसाइज भी करते थे हम एक दूसरे को, और बड़ी हीटेड आर्गुमेंट्स भी होते थे हमारे उस पे जब एवेल्युएट कर रहे होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें कभी इस किस्म की कोई फीलिंग नहीं आई, क्योंकि वी नो के जो उनकी सक्सेस है वो मेरी सक्सेस है और जो मेरी सक्सेस है वो उनकी सक्सेस है। अरे वाह, क्या बात है, हैट्स ऑफ। सभी को ऐसा सोचना चाहिए। अच्छा हाजरा, आप ये बताइए कि तैयारी के हवाले से, जैसे अभी हुज़ैफा ने बात की है कि हम एक दूसरे को एवेल्युएट कर लेते थे, कितना मुश्किल था ये CSS के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना? और क्या जब तैयारी कर रहे थे और जब एग्ज़ाम्स दिए तो ये सोचा था कि दोनों का ही इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा और एक ही अटेम्प्ट में आप लोग क्लियर कर लेंगे CSS? मैम ये पता था कि दोनों का क्लियर होगा या दोनों का नहीं होगा। हमारी जो जर्नी थी ना CSS ही नहीं, हम लोग वैसे पर्सनल लाइफ में भी वी मेक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, जो थोड़ा सा आप कह लो कि अनकन्वेंशनल बंदा होता है, जो इमेजिनेटिव होता है। और हुज़ैफा का ये चीजों को जो अंडरस्टैंड करना, जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, किस तरह मतलब ही वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, वो टेक्निकलिटीज को समझने वाले इंसान है। तो हम एक दूसरे की जो हमारी वीकनेसेस है, शॉर्ट कमिंग्स है, उनको बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। जो मेरी स्ट्रेंथ है, अगर उनका वो किसी हद तक हुज़ैफा की वीकनेसेस है, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो मेरी वीकनेसेस है, तो हम मिल के एक दूसरे को बहुत कंप्लीट करते हैं पर्सनल लाइफ में भी। इसी तरह हमारे प्रोफेशनल रोल्स में भी ऐसे ही था कि हम लोगों ने ना मतलब पहले तैयारी में भी जो चीजें मुझे मतलब लगता था कि नोट्स बनाने हैं, उनमें किस तरह कलर कोडिंग करनी है, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कौन से डायग्राम्स, फिगर्स डालेंगे, विजुअल्स डालेंगे, कोटेशंस डालेंगे, क्रिएटिव एक्सप्रेशन देंगे तो क्रिस्प होगा, मजा आएगा एग्जामिनर को, वो काम मैं करती थी। और हुज़ैफा जो है ना वो पास्ट पेपर एनालिसिस, क्या आ सकता है, क्या आने के चांसेस ज्यादा है, वो काम करते थे। तो हमारी तैयारी में भी
वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और इवन आप अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी एलोकेशन हो गई है ना, तो मैं रेवेन्यू कलेक्शन करूंगी, हुज़ैफा जो है वो पुलिसिंग करेंगे, तो पाकिस्तान के जो दो बड़े मसले क्राइम और रेवेन्यू मैं यही सोच रहा हूँ कि कभी रेवेन्यू कलेक्शन करते हुए कोई स्कैम आ गया और डॉक्टर हाजरा की इंक्वायरी डॉक्टर हुज़ैफा साहब के पास आ गई तो क्या होगा? हुज़ैफा क्या होगा फिर? ये तो देखिए असल में इस तरह से है कि ऑब्वियसली बाइस होता है वहां पे, वो इंक्वायरीज इस तरह की देते भी नहीं है, बट और फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी यही होती है कि आप होल्डिंग द मेरिट एंड इंटीग्रिटी। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने एक तो मुझे इतनी अच्छी आपसे एक एग्जांपल मिली और बहुत से लोगों को जो देखने वाले हैं खासतौर पे जो यंग मैरिड कपल्स हैं कि वो शादी के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बहुत से लोग समझते हैं खासतौर पे खवातीन अब तो शादी हो गई अब क्या करें, शादी के बाद भी एक पूरी जिंदगी है, पूरा करियर है। और डॉक्टर हुज़ैफा जैसे जो सपोर्टिव हस्बैंड्स होते हैं दे लीड फ्रॉम द फ्रंट और फिर आप अचीव कर सकते हैं। क्या टिप्स हैं आप दोनों में से कोई भी एक बात करना चाहे उन लोगों के लिए जो कि प्लान कर रहे हैं कि हमें भी कुछ इस तरह का करना है बट दे आर नॉट एबल, फैमिली मसरूफियात होती है, शादी के बाद ओबियसली बंदा ज्यादा मसरूफ रहता है, तो कुछ टिप्स क्या है आपके पास जो आप गाइड कर सके लोगों को? सर टिप्स यही है ना कि मैं अक्सर कहती होती हूँ कि मेरे बाबा मुझे हमेशा कहते हैं कि पावर कपल वो होता है जिनकी जो गोल्स होते हैं, जो जर्नीज होती है और जो मोटिवेशंस होती हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दोस गोल्स, वो अलाइंड होते हैं, वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं, वीकनेस नहीं बनते। तो से आप लोगों की जिंदगी में अगर कोई रिश्ता ऐड होता है ना, तो वो आपकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग है, एक स्ट्रेंथ है, रादर देन आपके ऊपर पड़ने वाला एक बोझ जो आपको पीछे खींचेगा, जो आपको रोक देगा। तो ये हमारी परसेप्शन गलत होती है। हम समझते हैं कि अब एक नया रिश्ता आ गया तो ये हमें बांध देगा। आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ सेग्रीगेटेड है और पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रेंथन तो कर सकती है, रीइंफोर्स तो कर सकती है, मगर कभी उसे पीछे नहीं खींचना चाहिए। तो खुद ये रियलाइज करना कि यू आर एन इंडिविजुअल, यू हैव योर राइट्स, यू हैव ऑल द राइट्स टू कीप सम गोल्स, टू वर्क फॉर देम। और ये कि आपका अपनी जिंदगी में वही लोग होने चाहिए, वही लोग आपके पार्टनर्स होने चाहिए, वही लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए जो आपको उसमें आपके साथ चले, आपके जो पर है नहीं उनमें वजन डाले। बिल्कुल तो जब आप ये सोच बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप दोनों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपके लिए हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। वो कहते हैं एतमाद लहजे में बोलता है, किरदार में नजर आता है। वी कैन सी दैट इंशाल्लाह। रोशन मुस्तकबिल है, हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छा करें पाकिस्तान के लिए और आपको देख के और कई ऐसे पावर कपल सामने आए। विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर हुज़ैफा एंड डॉक्टर हाजरा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में वक्त है एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शामिल करेंगे सेगमेंट माइंड मैटर्स जिसमें वकार अहमद मलिक साहब बात है तोहमात पर यकीन कैसे मेयार जिंदगी को मुतासर करता है। आइए जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज बात करेंगे यकीन पर, अकीदे पर, यानी बिलीफ पर, यानी जिसको हम कहते हैं ना कोर बिलीफ। ये क्या होता है, इल्म नफ्सियात इसको किस तरह देखती है, अब तक की तहकीकात क्या हैं, इसको इख्तिसार से बयान करने की कोशिश करेंगे। बिलीफ जो है या कोई भी इंसान जो है जिसको एक्सट्रीम बिलीफ या बहुत ही शदीद किसी चीज़ पर यकीन रखता है, उसकी एक निशानी ये होती है कि उसकी जो ट्रांजिशंस होती हैं कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट वो बहुत मुश्किल होती हैं। पिछले कॉन्सेप्ट को फरामोश करके आगे बढ़ने का जो सलाहियत है वो कम होती है। नए कॉन्सेप्ट को लाना बहुत मुश्किल होता है, नए आइडियाज़ को लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये है क्या, कोर बिलीफ सिस्टम बुनियादी तौर पर क्या है? कोर बिलीफ सिस्टम जो है ये तकरीबन 7 साल तक परवरिश पा चुका होता है। यानी 7 साल की जो उम्र है, डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं उसमें काफ़ी हद तक ये रासिख हो चुका होता है। आपने वालिदैन से, मुआशरे से जो भी चीज़ें सीखी हैं, सराउंडिंग में आपका वर्ल्ड व्यू, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस वक्त तक बहुत हद तक आपका जो कोर बिलीफ सिस्टम है जो कि बिल्कुल इनर साइड है वो तश्कील पा चुका होता है। कोर बिलीफ सिस्टम क्या है, यानी आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप सराउंडिंग या दुनिया को कैसे देखते हैं, आपका वर्ल्ड व्यू क्या है। अब ये क्योंकि इतनी अहम तरीन चीज़ें हैं सर्वाइवल के लिए, इंसान के सर्वाइवल के लिए इतनी अहम तरीन चीज़ें हैं कि एवोल्यूशनरी स्टेजेस पे, या आप यूँ समझिए कि नेचर ने इसको इतना ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है ये कि ये इनफ्लेक्सिबल है। ये इसलिए इनफ्लेक्सिबल है कि इसकी कुछ रीजंस हैं ये इसकी इनफ्लेक्सिबिलिटी की, कि ये इतना टाइटली हेल्ड क्यों है। ये इसलिए क्योंकि ये सर्वाइवल से मुतल्लिक है, ये ज़िंदगी से मुतल्लिक है और सर्वाइवल से मुतल्लिक है। इस वजह से ये जो कोर बिलीफ सिस्टम है इस पे लोग जाने दे देते हैं या किसी की जाने ले लेते हैं। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ही कोर है और इसका जो कोर रिलेशनिंग है वो आपके सर्वाइवल सिस्टम के साथ है, सर्वाइवल के साथ है। तो जब भी सर्वाइवल पे बात आती है तो इंसान जो है वो कुछ भी कर जाता है। सो कोर बिलीफ सिस्टम जो है उसके आगे फिर आता है प्रोसेस।
यानी कोर बिलीफ होता है, फिर कोर बिलीफ के बाद प्रोसेस होता है, यानी और उसके बाद उसका आउटकम होता है। और आउटकम क्या होगा, जो इंसान है, जो उसके कोर बिलीफ्स हैं, वही उसी की प्रोसेसिंग होगी और उसी का फिर डेफिनेटली आउटकम होगा। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपकी अकल इतनी मजबूत नहीं है, वो नए दलाइल जो हैं, वो चाहे कितने ही पावरफुल क्यों नहीं है, वो चाहे कितना ही लॉजिकल क्यों नहीं है, वो लेने से कासिर है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कोर जो बिलीफ सिस्टम है, अब ये क्योंकि इतना टाइटली हेल्ड होता है और ये इस कदर मजबूत होता है, इस कदर ये इनफ्लेक्सिबल होता है कि इसी की वजह से हम इसको कहते हैं कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब कॉग्निटिव जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपके अंदर मौजूद है, किसी इंसान के अंदर कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, यानी उसमें लचक मौजूद नहीं है, अकल के अंदर लचक मौजूद वो नहीं है जिसमें कि वो नए दलाइल, चाहे वो कितना ही लॉजिकल स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, चाहे वो कितनी ही लॉजिकल मंतकी क्यों नहीं है, वो आप लेने से कासिर हैं और अपने आप को बदलने से कासिर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी का शिकार हैं। बिलीफ में अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे 3 इकसाम आती हैं। एक तो प्रेफरेंसेस हैं। प्रेफरेंसेस जो हैं वो मेरी आपकी मुनफरिद हो सकती हैं। आपको जो है वो रेड कलर पसंद हो सकता है, मुझे जो है वो ऑरेंज कलर पसंद हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी, आपको अपना आपसे कोई पूछेगा कि आपका पसंदीदा फ्रूट क्या है, मैं मुझसे पूछेगा तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस बात पे एग्री करें। तो ये अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। ये प्रेफरेंसेस जो है, ये इस बिलीफ जो सिस्टम है, कोर बिलीफ का, ये एक हिस्सा है, यानी प्रेफरेंसेस जो है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जिसको हम कहते हैं फैक्चुअल, यानी 2 + 2 = 4। अब कुछ फिलोसफर्स हैं, बहुत बड़े बड़े फ़लसफ़ी हैं, जिन्होंने इस पे भी सवाल उठाया है और यकीनी तौर पे एक ख़ास सतह है जहाँ पे ये सवाल उठाया जा सकता है कि 2 + 2 = 4 पे भी सवाल उठाने की गुंजाइश तो कहीं पे भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल फैक्चुअल, यानी जनरली जो फैक्चुअल हम कहेंगे, तो वो जो मैथमेटिकल या लॉजिकल या बहुत ज़्यादा मंतकी, इस हवाले से हम कहेंगे कि ये एक फैक्चुअल, यानी एक प्रेफरेंसेस हो गई, एक फैक्चुअल हो गया, और फिर तीसरा जो है वो आइडियालॉजी है। वो आइडियालॉजी जो है वो फिर अगेन डिफरेंसेस हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि समझते हैं कि खुदा का वजूद है, बहुत सारे हैं जो कि खुदा का वजूद से इनकारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी इज़्म को मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो किसी और इज़्म को मानते हैं। तो ये जो आइडियालॉजी है, इससे आइडियालॉजी तश्कील पाती है। तो इस तरह ये 3 चीज़ें, प्रेफरेंसेस, आइडियालॉजी, फैक्चुअल, ये 3 चीज़ें मिलके आपका एक कोर बिलीफ सिस्टम बनता है। और कोर बिलीफ सिस्टम में किस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी है, ये डिपेंड करता है। अगर नहीं है तो फिर आप कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी का शिकार हैं। नए आइडियाज़ शायद आप ना ले सकें, और अगर आप नए आइडियाज़ नहीं लेंगे या लॉजिकल नहीं होंगे, या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो फैक्चुअल हैं उससे भी इनकारी हो जाएंगे, तो इससे क्रिएटिव प्रोसेस रुक जाता है। इससे ज़िंदगी जो है उसके अंदर जो मीनिंग आपने तराशे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हों। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलॉजिकल होंगी, तो जो इलॉजिकल होंगी आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा करेंगी, क्योंकि बहरहाल कॉग्निटिव डिसनेस तो आएगी और एक अकली इंतशार सा आएगा, क्योंकि फैक्ट्स कुछ और होंगे, आपका कोर बिलीफ सिस्टम कुछ और होगा। आपको मालूम है कि कोर बिलीफ सिस्टम में बहुत सारी कल्चरल चीज़ें आ जाती हैं। इंसान जो है वो पैटर्न सीकिंग का एक ख़ास उसके अंदर एक बिहेवियर है। वो ये समझता है कि कहीं ना कहीं, मसलन अगर बिजली चमकी किसी ज़माने में और नहीं मालूम था कि ये बिजली जो है ये क्यों चमकी, हालांकि एक रैंडम प्रोसेस है, रैंडमनेस को इंसान पसंद नहीं करता, इंसानी ब्रेन पसंद नहीं करता, और रैंडमनेस के बजाय वो एक पैटर्न पसंद करता है। तो उसकी जगह अगर आप कह दें कि ये बिजली जो है ये किसी ख़ास वजह से कुछ गुनाह लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बिजली चमकती है, तो ये एक पैटर्न आ जाता है, तो उससे इंसान रिलीफ महसूस करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सूरज गिरन है, बहुत सारी ऐसे नेचुरल फिनोमेनाज हैं जिसके हवाले से भी बिलीफ सिस्टम जो है वो पाला गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कल्चरल है, काली बिल्ली का रास्ता काटना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे इंसान जो है वो पैटर्न्स तलाश करता है। बादलों के ख़ास नमूने को लेके वो अपने किसी न किसी हवाले से वो करता है कि ये शायद इस तरह की शक्ल है। चाँद पे किसी को बुढ़िया नज़र आती है। बहुत सारी, यानी आपको पैटर्न्स जो हैं वो आप उन पैटर्न्स के पीछे होते हैं, और वो पैटर्न्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकल हों, वो इलॉजिकल हो सकते हैं, वो मुकम्मल तौर पे लॉजिकल हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्योंकि आप रिलीफ फील कर रहे हैं, आप उस रिलीफ से निकलना नहीं चाह रहे, तो जिसकी वजह से आप फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उनसे इनकारी हो जाते हैं। जब आप फैक्चुअल चीज़ों से इनकारी हो जाते हैं तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ से बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं, और आपके म्यारी, ना सिर्फ आपका म्यारी ज़िंदगी मुतासर होता है बल्कि आपके सराउंडिंग्स, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनका म्यारी ज़िंदगी भी मुतासर होता है।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एज एक्सप्रेसो इज अ फ्लैगशिप शो जो कि आपकी सोशल और अपनी भी इनफैक्ट हम सब पाकिस्तानी हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और उस पर ऑफ एंड ऑन हम बात करते रहते हैं। ट्रैफिक पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों का बहुत बड़ा मसला है, दुनिया के बड़े शहरों का एक मसला होता है, लेकिन उन शहरों के अंदर इसकी मैनेजमेंट भी उतनी ही अहम होती है। कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, यहाँ तो ट्रैफिक के मसाइल इसलिए भी हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़े शहर हैं। एक हमारा बड़ा स्मार्ट सा शहर है, प्यारा सा शहर है, और फेडरल कैपिटल मेरा भी शहर है, फीलिंग प्राउड सेइंग दैट। इस्लामाबाद की हम बात करें, अब वहाँ पे भी जो ट्रैफिक के मसाइल है, या मैं मसाइल से भी ज़्यादा चले मैं मैनेजमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ये बढ़ती जा रही है और मुश्किल होती जा रही है चूँकि आबादी में इजाफा होता जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अप्रैल 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 13 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ रजिस्टर हो चुकी हैं और हर माह 2 से 3 लाख नई गाड़ियाँ रजिस्टर हो रही हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। इस पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस क्या इक़दाम कर रही है, कैसे इसको यकीनी बना रही है, इस पर हमने सोचा कि एक सेशन होना चाहिए और उसके लिए द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटी दैट वी कुड हैव मोहम्मद सरफराज विर्क साहब हैं जो कि SSP हैं और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर भी हैं इस्लामाबाद के। उनको हमने इन्वाइट किया कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ और ज़रा हम उनसे बात करें। सो आज हमारे साथ सरफराज विर्क साहब इस वक्त लाइव मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हैं जिनका भी जिक्र किया है इमरान ने, उनसे निपटने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है और आपको क्या लगता है ये जो ट्रैफिक के सारे मसले हैं असली वजह क्या है, जड़ क्या है इन मसाइल की? जी, जैसे कि आपने खुद अभी इस पे रोशनी डाली है कि इस्लामाबाद में चीज़ें जो है मैनीफोल्ड बढ़ गई हैं। जैसे कि 2008 की अगर हम बात करें तो तब गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन थी वो 1,50,000 थी, जो कि अब ऑलमोस्ट 15 लाख पे पहुंच गई है। 100 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह पॉपुलेशन का इंक्रीज़ जो है वो 8 लाख से बढ़ के 25 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन हो गई है। उसके अलावा फ्लोटिंग पॉपुलेशन इसके अलावा है। उसके अलावा फेडरल कैपिटल होने की वजह से इस्लामाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत से कम्यूटर्स जो हैं वो मुल्क के बहुत मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पे तशरीफ़ लेके आते हैं। उसकी वजह से भी काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। अब इन मसाइल को काउंटर करने के लिए हमें डे टू डे मैनेजमेंट करनी पड़ती है। हमारा मेन फोकस ट्रैफिक रेगुलेशन पे होता है, ख़ास तौर पे जो रश आवर्स होते हैं उसमें हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में मौजूद होते हैं वो रश आवर को मैनेज कर रहे होते हैं, जिससे हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो रोड यूज़र्स हैं वो टाइम पे अपने ऑफिस पहुंच सकें, अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। उसके साथ साथ एक जो सबसे अहम चीज़ है जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो 3 E's पे बेस करता है। जो सबसे पहली E है वो इंजीनियरिंग है। तो अभी इस्लामाबाद की जो इंजीनियरिंग है, रोड इंजीनियरिंग है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसमें हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारा CDA और हमारी इस्लामाबाद पुलिस ये एक पेज पे है। अभी बहुत से नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं जिससे हम ना सिर्फ रोड्स को खुला कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ जगह पे फ्लाई ओवर्स, नए इंटरसेक्शंस, अंडर पासिस, इस तरह की चीज़ें भी बना रहे हैं ताकि हम रोड यूज़र्स को बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें। उसके साथ साथ हम अपने जो रोड यूज़र्स हैं उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड E है ट्रैफिक सिस्टम का वो एजुकेशन है कि हम रोड यूज़र को एजुकेट करें कि उनके जो हैं फ़राइज़ क्या हैं जब वो रोड पे आते हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ अपना ख्याल रखना है बल्कि अपने अलावा दूसरे जो रोड यूज़र्स हैं उनका भी ख्याल रखना है कि वो दोनों मंजिल मकसूद पे अगर जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, अपने लेन में चलें। ठीक है। अच्छा, एक तो आप और थर्ड E भी आप बताते, थर्ड E कौन सा है SP साहब? और थर्ड E है इन्फोर्समेंट। जब हमारी इंजीनियरिंग अच्छी होती है उसके अलावा हम लोगों को एजुकेट भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हमारे रोड यूज़र्स ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते तो फिर हम इन्फोर्समेंट करते हैं। एक तो मैं टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान के चंद अच्छे इदारों में इसका शुमार होता है, प्रोफेशनल पुलिस है और चूँकि हमारा वास्ता पड़ता है हम देखते हैं, तो एक तो हम डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। थोड़ा सा अपने सिस्टम्स के हवाले से बताइए, खासतौर पर जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड सिस्टम्स हैं। अब जब आबादी बढ़ती है वी नो कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उतना नहीं है, वसाइल भी कम है और मुल्क भी जारी बात है एक टर्मोइल का शिकार, इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली तो मसाइल हैं, कैसे उसको आपने तकसीम किया हुआ है लोगों की सहूलत के लिए? इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस या कैपिटल पुलिस क्या इक़दाम कर रही है, ख़ास तौर पर लाइसेंसिंग एंड ऑल दैट डॉक्यूमेंटेशन को लेकर? जी बिल्कुल, लाइसेंसिंग का इजरा जो है उसे हम दिन ब दिन आसान बना रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का विजन है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। पहले हमारा एक लाइसेंसिंग सेंटर होता था जहाँ पे इस्लामाबाद के लोग आते थे, लेकिन उसके बाद अभी जो हमारे मौजूदा आईजी हैं उनके विजन के मुताबिक हमारे जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उन पे भी हमने अपने लाइसेंस का इजरा शुरू किया है, और हमारे जो फैसिलिटेशन सेंटर हैं वो 24/7 है। अच्छा। उसके अलावा हमारी ऑनलाइन रिन्यूअल और डुप्लीकेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि अगर कोई सिटीज़न अपने घर पे बैठे हुए अपना लाइसेंस रीन्यू करवाना चाहता है या डुप्लीकेट इशू करवाना चाहता है तो वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा और अप्लाई करेगा, उसके बाद उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा अभी रिसेंटली जैसे कि आपने देखा फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ने इनॉग्रेशन भी किया है। हमारी फैसिलिटी है ITP फैसिलिटेशन ऑन व्हील के नाम से। वो हमारी मोबाइल वैन्स हैं जो कि मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जाती हैं। उसके अलावा हमारे जो दीगर सिटीज़न्स हैं उनके पास जाती हैं और वो उनका लर्नर रिन्यूअल और डुप्लीकेट का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे इसमें फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर की हदायत के मुताबिक जो सीनियर सिटीज़न्स हैं उनकी सहूलत के लिए हमने एक हेल्पलाइन भी कायम की है जिस पे वो कॉल करें तो हमारी ये वैन उनके घर पे उनकी टाइम पे उनके सहूलत के मुताबिक जाएगी। ठीक है। अच्छा सीटी साहब, ये तो आपने बताया जिस तरह से अब हमने ये भी देखा है कि डेवलपमेंट ये भी है कि किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखने वाला जो शख्स है उसका ड्राइविंग लाइसेंस इस्लामाबाद से बन सकेगा अगर वो इस्लामाबाद में है। इस हवाले से क्या काम हो रहा है और ये भी क्या उन्हीं वैन्स के थ्रू उसी तरीके से प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल, अभी पाकिस्तान का कोई भी शहरी इस्लामाबाद का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है। और चूंकि ये एक फेडरल कैपिटल है, यहाँ पे पाकिस्तान के हर शहर से हर कोने से लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पे आते भी हैं, यहाँ पे बिज़नेस भी करते हैं। उन सब का हम जो लाइसेंस का प्रोसेस है वो कर रहे हैं। और वो ये तमाम के तमाम जो हमारा ऑफिस है, हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, उसके अलावा हमारी फैसिलिटेशन वैन्स हैं, किसी भी फैसिलिटी पे जाके वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और किसी भी किस्म की उनको दिक्कत पेश नहीं आएगी। हमने अपने स्टाफ को ब्रीफ किया है, हमारा स्टाफ हर वक्त उनकी फैसिलिटेशन के लिए मौजूद है। ठीक है। अच्छा, कोर इश्यूज क्या आते हैं लोगों को लेकर? इस्लामाबाद तो VIPs का शहर है ना, वहाँ पे तो हर शख्स ही VIP हम अक्सर कहते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ VIP नंबर प्लेट्स के खिलाफ भी एक बड़ी कैंपेन चलती रही। वहाँ पे तो हर शख्स जिसको रोके वो कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो ये, और पिछले दिनों में हमने कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसे केसेस भी देखे, कुछ वीडियोस भी देखी जिसमें कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए बिटवीन द पुलिस एंड जो सिविल लोग हैं। तो इसको केटर करने के लिए क्या इक़दाम आप करें, और चैलेंजेस, कोर चैलेंजेस आवाम की तरफ से इन फेडरल कैपिटल क्या आते हैं पुलिस को, जो आप हाईलाइट कर पाएँ? जी, फेडरल कैपिटल में जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत से ऑफिस हैं और जो मोस्टली जो रोड यूज़र्स हैं उन्होंने अपने ऑफिस में पहुँचना होता है। हम उनको फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने बताया कि जब इन्फोर्समेंट की बारी आती है तो शहरियों का रवैया जो है उसमें थोड़ा सा तलख हो जाता है। जब उनको रोका जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं जी मेरी वायलेशन नहीं है, आपने मुझे रोका क्यों है, मुझे देर हो रही है। तो इसके लिए हमने अपनी ऑफिसर्स की हम डे टू डे ब्रीफिंग करते हैं, बार बार उनको बताते हैं कि आपने कंपोज्ड रहना है, आपने किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देना। अगर कोई शहरी आपसे तलख रवैया रखता भी है तो जब हमारे ऑफिसर कंपोज्ड रहते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि ऑलमोस्ट हर वक्त, हर दफ़ा जो है मामला जो है खुश असलूबी से ही अच्छा, एक बड़ा अहम मसला अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, कतई कलामी की माजरत, ये खास तौर पे ये जो टिंटेड ग्लास होता है या काले शीशे हैं, जाहिर बात है एज पर लॉ आपको अलाउड नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन भी ऐसा, लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं है। जितने डेवलप्ड ममालिक हैं और सब में ये अलाउड है। और पाकिस्तान में जितनी गर्मी पड़ती है, बहुत सारे लोग बेचारे अगर वो उन्होंने फैशन के तौर पे ना भी लगवाए हों, फैमिली साथ हो, बच्चे हों, धूप की वजह से उनको भी फिर अजीमत का सामना करना पड़ता है। और जब ओबियसली सार्जेंट एज पर रूल उनको रोकता है, वो कुछ उसको खुद उतार भी देते हैं। और लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि रोड पर इस किस्म की तलखियाँ होती रहती हैं, आपके इल्म में आता रहता होगा। डोंट यू थिंक कि इस पर अगर कोई कानून साजी हो जाए, शहरियों को हेल्प किया जाए, सीइंग द वेदर कंडीशंस इन पाकिस्तान, तो बेहतर हो सकता है? जैसे कि एक वक्त में नाकों का मसला रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और उसमें कुछ काफ़ी हद तक आसानी भी आई थी।
जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें जो कि पब्लिक की डिमांड हो या पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए हो तो वो चीज़ें डिबेटेबल हैं और कानून साजी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। अभी तो जो हमारा मौजूदा कानून है उसके मुताबिक जो टिंट है किसी किस्म का भी वो गैर कानूनी है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई शख्स मेडिकल उसको कोई इशू है और मेडिकल बोर्ड ने उसको डिक्लेयर किया हुआ है तो ऐसे केसेस में हम ज़रूर उस चीज़ का ख्याल रखते हैं और ना सिर्फ उनका ख्याल रखते हैं बल्कि हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। बाकी ये चीज़ जैसे कि आपने भी कहा कि कानून साजी की ज़रूरत है, अगर इसे सही फोरम पे उठाया जाए और इसके बारे में कोई कानून साजी हो सके तो ऐसे कानून की सूरत में हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हम आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में भी न सिर्फ मुख्तलिफ पे आपसे बात हो बल्कि अवेयरनेस पे भी बात हो। पुलिस का काम है हमारे मसाइल की में हमारी मुआवनत करना और हमारा काम है उनको समझ के उनके साथ ताउन करना। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो उम्मीद है कि ये जो मसाइल हैं वक्त के साथ कम होंगे और हम समझेंगे और पुलिस भी हमारे साथ ताउन करेगी और अपनी जिम्मेदारी जो है उसको हम निभाएंगे पूरे तरीके से। हम ब्रेक पर जाएंगे लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक अच्छी खबर जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था उस पर ज़रा डिटेल से बात कर लेते हैं और वो है जी पाकिस्तान 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया है। मलेशिया में जारी 30वें सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में जापान ने मलेशिया को शिकस्त दे दी। इसके साथ पाकिस्तान और जापान ने अजलान शाह कप फाइनल में रसाई हासिल कर ली है और जापान ने मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दी थी, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और जापान के 10-10 पॉइंट्स अब हो चुके हैं, जिसकी वजह से जापान और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में पहुंच गई। अभी तक पाकिस्तानी टीम नाकाबिल शिकस्त रही है, 2 मैच जीत चुकी, 1 मैच ड्रॉ हो गया था, बराबर हो गया था और जो कल का मैच था वो भी पाकिस्तानी टीम ने जीत लिया है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक तो जा रही है। हम उम्मीद करेंगे कि फाइनल इस बार हम जीत जाए इंशाल्लाह। एक वक्त होता था अजलान शाह टूर्नामेंट की कोई सच कोई काउंट नहीं करते थे हम, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े टाइटल्स जीते थे, ओलंपिक्स हों, एशियन गेम्स हों, वर्ल्ड कप्स हों। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अब अजलान शाह टूर्नामेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एक वक्त आया कि हम 15वें नंबर पे चले गए वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर और एक वक्त था जब हमारे पास फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब जैसे प्लेयर्स थे। एंड नाउ वी स्टिल गॉट द टैलेंट बट आई थिंक कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी हॉकी चैलेंजेस का शिकार रही है। बहरहाल मैंने जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में कहा, एक ताज़ा हवा का झोंका है ये जो फतह है और एक कंसिस्टेंसी है जीत के अंदर। हमने इसी पे बात करने के लिए आज समीउल्लाह साहब को इन्वाइट किया है। आपने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीते, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, वर्ल्ड कप्स हो, स्टार्टिंग विद मिड 70s और फिर एक लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए खेले, फ्लाइंग हॉर्स के नाम से मशहूर हुए। और हम जब भी इनका नाम लेते हैं हॉकी का बेहतरीन दौर हमारे जहन में आता है। इज लाइव विद अस टुडे, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। समीउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? आपको सुबह बखैर। समीउल्लाह साहब, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है समीउल्लाह साहब? जी बिल्कुल आ रही। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आई वाज़न्ट एबल टू हियर यू। आई होप आपकी सुबह अच्छी हुई है और हमारी सुबह पिछले कुछ दिन से अच्छी इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान हॉकी टीम से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। आप इस जीत को और ख़ास तौर पे ये जो 2-4 मैचेस हुए हैं, अगरचे के यूरोपियन टीम्स नहीं है इसमें, लेकिन उसके बावजूद फतह तो आ रही है हमारे हिस्से में, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मुझे बड़ी खुशी हो रही है पाकिस्तान की हॉकी टीम। आप पहला मैच देखें, फिर दूसरा देखें, फिर आप इसको कल का मैच देखें तो 1 गोल या 2 गोल और पहले मैच में तो 4 गोल डाउन होके जीता तो बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी सालों के बाद, जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान की 15वें नंबर है पोजीशन इस वक्त दुनिया में और ये बिल्कुल एशियन स्टाइल का, एशियन स्टैंडर्ड का ही एक टूर्नामेंट है, लेकिन इसमें फाइनल खेलना बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में ये काफ़ी अर्से के बाद हुआ। मैं देख रहा हूँ कि गोलकीपर बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, पेनल्टी कॉर्नर फ्लिकर बड़ा अच्छा कर रहे हैं काम जो फॉरवर्ड लाइन है वो बड़ा अच्छा मूव कर रही है। इतने नामसाइद हालात के बावजूद कि हॉकी को पिछले 15 साल से इग्नोर किया गया, तो ये परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। जैसे आपने कहा कि ये ताज़ा हवा का झोंका है, तो मेरे ख्याल में अल्लाह करे ये जो फाइनल मैच अगेंस्ट जापान है जिससे हम ड्रॉ रहे हैं पूल में, अगर वो जीत जाए तो बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। सर, आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो जो बॉयज आजकल फॉर्म में हैं जिनमें हन्नान शाहिद हैं, अरशद लियाकत हैं, अबू बकर है, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? ये अमाद हैं, ये मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और ये सब वो खिलाड़ी हैं जिनकी अभी उम्र 21-22 साल है। ये आगे पाकिस्तान की तरफ से 6-7 साल आराम से खेल सकते। अब एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है कि उनको किस तरह इस्तेमाल करती है और हुकूमत का ये काम है कि पाकिस्तान की हॉकी को किस तरह वो सपोर्ट करती है। बगैर सपोर्ट के कोई भी स्पोर्ट्स नहीं होती।
तो मेरे ख्याल में अब जब वापस आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम तो वजीर आजम बैठ के पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ एक प्रोग्राम बनाएंगे। ये एक अच्छा स्टेप है, जिसको कहते हैं ना, पहला स्टेप ये है। उसके बाद और टूर्नामेंट है, अगर हम 3-4 टूर्नामेंट खेलें और उसमें हम पहले दूसरे नंबर पे आए तो मेरे ख्याल में हमारी रैंकिंग इंशाल्लाह पहले 10 में आएगी। उसके बाद बड़ी बेहतरी होगी पाकिस्तान की और इंशाल्लाह। बुनियादी तौर पे मसला कहाँ पे देखते हैं आप? आपने स्पोर्ट्स बोर्ड का जिक्र किया, आपने हॉकी फेडरेशन का जिक्र किया। एक तो हम अलल ऐलान, मैं तो ये कहता हूँ, हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इसने गेम को बहुत डैमेज किया है, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी नो समहाउ कि ये सिलसिला अब भी जारी है कहीं ना कहीं, और वो डैमेज करता है। आपके ख्याल में वेयर डज द रियल प्रॉब्लम लाए? इसी के अंदर टैलेंट पिक नहीं हो रहा, ग्रॉस रूट टैलेंट नहीं आ रहा? जो उस वक्त एक नर्सरीज थी 70s 80s के अंदर, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जहाँ से स्टूडेंट्स ऊपर आते थे और खेलते थे, वो नहीं हो रहा। बुनियादी प्रॉब्लम कहाँ पे है इस वक्त आपके ख्याल में? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अभी भी 2 फेडरेशन है, 2 प्रेसिडेंट, 2 सेक्रेटरी गए हुए हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। इन हालात के बावजूद पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि दो कैंप लगे, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बीइंग हेड ऑफ द फेडरेशन, पैटर्न इन चीफ है, उनको इंटरवीन करना चाहिए। फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी बड़ी पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है कि कहीं किसी को एडजस्ट करना है तो उसको किसी न किसी फेडरेशन का या POA का प्रेसिडेंट बना ले ताकि वो खुश हो जाए और वो बाहर की ट्रिप लगाता रहे। हॉकी में और बाकी जितनी स्पोर्ट्स हैं, अगर कोई भी जिसको कहते हैं कि नॉन स्पोर्टिंग आदमी आता है तो उसको ये चाहिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाए जो उनको एडवाइस करे कि किस तरह हमने ग्रूमिंग करनी है खिलाड़ियों की, किस तरह सिलेक्शन करनी है, किस तरह, जैसे आपने कहा कि स्कूल कॉलेजेस में हमने हॉकी को परवान चढ़ाना है, और उसके साथ साथ क्लब गेम्स को भी हमने ठीक करना है। जब तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, आप ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास ज्यादा नहीं होंगे तो आप कभी भी अच्छे कंपटीशन में नहीं जा सकते। इसकी मिसाल ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है, जहाँ पे इतनी हॉकी हो रही है कि वो एक खिलाड़ी अगर रिटायर होता है तो उसकी कमी महसूस नहीं होती। जैसे 80 तक ऑलमोस्ट यही था। तो ये करना चाहिए और हुकूमत को सीरियसली जो डिपार्टमेंटल टीम्स हैं उनको रिवाइव करना चाहिए। उसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, स्नूकर और बहुत सारे खेल हैं जिसमें खिलाड़ी बेचारे घूम रहे हैं। फुटबॉल हो गया, उनको जब जॉब मिलेगी तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कदरे बेहतर होगी। ठीक कह रहे हैं। तो समीरा साहब, जिस तरह से भी बात की इमरान ने भी और आपने भी कहा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो इस खेल को ले डूबी, तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए गवर्नमेंट को भी ताकि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है इस गेम से ख़त्म हो और दोबारा फिर से जो पाकिस्तानी टीम है, जिस तरह से इमरान ने शुरू में ही जिक्र किया कि ये इस टूर्नामेंट को तो कुछ समझा ही नहीं जाता था जितने बड़े बड़े कप्स और गेम्स हमने खेले हुए हैं उसके मुकाबले में, तो कैसे इस इंटरफेरेंस को ख़त्म किया जा सकता है ताकि दोबारा रिवाइवल की तरफ जाए? ठीक है, मैंने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर पैटर्न इन चीफ है हॉकी के, उनको एक ऑर्डर निकालना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल आदमी लगाना चाहिए। मेरे ख्याल में तो टेक्नोक्रेट लगे और उसके साथ साथ एक कमर्शियल आदमी होना चाहिए जो किसी भी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट हो या DG हो या सदर हो, ताकि वो वहां से फंड भी लेके आए। पहले ये होता था कि 13 महकमे थे, 13 महकमे के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो सब कंट्रीब्यूट करते थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, PIA, पाकिस्तान कस्टम्स और बैंक के जो सदूर थे वो इस बोर्ड में शामिल होते थे जो फाइनेंस करते रहते थे। जब तक आजकल आप देख रही हैं कि इतने अखराजात बढ़ गए, डिस्टेंसेस बढ़ गए, बाकी हालात इतने खराब हो गए, जब तक खिलाड़ी को अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छे तरीके से वो रहेगा नहीं तो वो जिसको कहते हैं ना कि फ्री होके नहीं खेलेगा। यही वजह है कि 15 साल हमारी टीम जो है नीचे रही। अब कुछ हालात, ये तो मैं कहता हूँ इन खिलाड़ियों की बड़ी हिम्मत है जो आपने नाम लिए, लेकिन वो खुद ब खुद इतना अच्छा खेल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको पाकिस्तान टीम में शामिल हो और उसके बाद उनको लीग मिले। ये कोई जिसको कहते हैं ये अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें ओलंपिक में जीतना है, ओलंपिक क्वालिफाई करना है, वर्ल्ड कप हमने जीतने हैं, उसको क्वालिफाई करना है पहले। उसके लिए हुकूमत की बड़ी शिरकत जरूरी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदूर को भी चाहिए कि वो बैठ के ये लाहे अमल बनाए और अपने जाती पर्क्स प्रिविलेजेस को देखना छोड़ें और गेम की तरफ आए। इस गेम का क्या हाल कर दिया हमने, और आज भी अगर इतने अच्छे लड़के हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अगरचे के टूर्नामेंट बहुत बड़े लेवल का नहीं है, एशिया लेवल का है, लेकिन जो टीम्स हैं जैसे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कनाडा की टीम है, मलेशिया की टीम है, जापान की टीम है, वहां पे बड़ा एक फ्लरिश हॉकी का कल्चर है, स्ट्रक्चर है। तो अल्टीमेटली अगर हम उनको टफ टाइम दे रहे हैं, इट मींस टैलेंट बहुत है हमारे पास और इसको हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे
इन दी एंड हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, मैं ये भी जानना चाहूँगा का एंगल डिस्कस कर लिया, जो यूरोपियन टीम्स हैं टेक्निकली भी बड़ी स्ट्रांग हैं, अब ये गेम साइंटिफिक भी ज़्यादा हो गई है फिजिकल से ज़्यादा, तो क्या साइंटिफिकली जैसे क्रिकेट में हम फॉरनर कोचेस को इंगेज कर रहे हैं, कहीं आपको ज़रूरत महसूस होती है कि उस जानिब हम जाएँ या टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बढ़ाएं, क्या ज़रूरत महसूस करते हैं आप हॉकी को लेकर? देखिए इमरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी भी हमारा फॉरेन कोच है, उसको हालांकि 8-9 महीने की पे नहीं देनी चाहिए। रोनाल्ड ऑल्डमैन है हॉलैंड का, पहले भी हमारे साथ रहा। आपकी बात थी कि अब तो देखे ना, मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे इतने आ गए कि आप कहीं से भी कोई प्रोग्राम उठा के खिलाड़ियों को बता सकते हैं। इस वक्त जैसे आपने नाम लिए मुख्तलिफ ममालिक के, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ग्रूमिंग नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि हमने किस वक्त क्या एक्ट कर रहा है, हमने जिस वक्त कौन सा हिस्सा स्ट्रांग कर रहा है। आर्टिफिशियल आने के बाद और 4 हाफ होने के बाद तो हॉकी काफी बेहतर हो गई। सिर्फ ये है कि स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये जो टीम खेल रही, बिल्कुल ये बी ग्रेड का टूर्नामेंट है। सब जो टीम्स हैं सिवाय एक के, न्यूजीलैंड जो 10वें नंबर पे, बाकी सारे निचले नंबर की हैं, इसमें भी कम्पीट करना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ी हिम्मत है, बड़ी बात है। इस तरह हमें ग्रूमिंग करनी चाहिए, अंडर 19 को करना चाहिए, 21 को करना चाहिए, फिर सीनियर को करना चाहिए, ताकि हमारे पास जितने ज्यादा खिलाड़ी होंगे उतनी चॉइसेस आसान होंगे। और अल्टीमेटली मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को जरूर इंटरवीन करना चाहिए और वापसी पे सीरियसली एक काम करना चाहिए कि 2 सदूर में से एक सदर को कहना चाहिए कि आप कंटिन्यू करें, और वो सदर बेहतर आदमी होना चाहिए जो हॉकी को समझता हो। ठीक है समीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आपने कहा कि गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हॉकी जो है वो पहले जैसा ही खेल दोबारा से फिर से बन जाए, और हम ये दुआ भी करते हैं कि आपके जैसे जो प्लेयर्स हैं वो भी इस गेम में आना शुरू हों और इस कौम को अच्छा गेम भी देखने को मिले और अच्छे प्लेयर्स भी मिले। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह खान, अपने वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी जिनको देखने के लिए स्टेडियम्स भर जाया करते थे, लोग रुक करते थे, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमें हॉकी के बेहतरीन लम्हात दिए हैं। कमेंट कर रहे थे, इनकी राय बड़ी ऑथेंटिक है। आई होप कि प्राइम मिनिस्टर सुने इस बात को, इन एक्सपर्ट्स को सुने, एज एना सेड, इनको इंगेज करें, इनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाएं किसी भी सूरत के अंदर। एक ब्रेक लेते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो और एक्सप्रेसो हीरो और हमारी बल्कि कौम की हीरो अज़्म हिम्मत की मिसाल कोह-ए-पैमान नाइला कियानी की बात करते हैं, जिन्होंने तारीख रकम की है और पाकिस्तान में मौजूद तमाम 5 चोटियां जो 8000 मीटर से बुलंद हैं उन्होंने सर कर ली हैं। इस हवाले से आपको उसी दिन बताया था जिस दिन चोटी उन्होंने सर की थी। नाइला कियानी ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू भी सर कर ली और एक नई तारीख रकम कर लिया। और मकालू पहाड़ की अगर हाइट की बात की जाए तो 8485 मीटर बुलंद है। नाइला कियानी ने गुज़िश्ता सुबह नेपाल में वाक़े, इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि 5वीं बड़ी चोटी मकालू सर की थी और पाकिस्तान की तारीख में ये 8000ers जो हैं उसकी 11 चोटियां हैं सर करने वाली पहली खातून बन गई हैं। और ये कैसे हो सकता है, कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए, अपने शोबे के लिए कुछ बहुत अच्छा करे और हमारे शो में ना आए। नाइला पहले भी आ चुकी है वैसे, लेकिन आप बनता है इनका दोबारा आना, तो हमने इन्वाइट किया। थैंक यू वेरी मच योर टाइम नाइला फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसी हैं और आपको एक बार फिर बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज ग्रेट हैविंग यू। आप इतनी इंस्पिरेशनल हैं। मुझे याद है हमारी जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी, मैनेजिंग योर फैमिली एंड यू नो अपने पैशन को साथ कैरी करना, कीपिंग योरसेल्फ फिट फॉर दिस गेम, ये बहुत बड़ा टास्क है। ये कैसे हो रहा है और हुए जा रहा है, राज हमें भी बताइए दोबारा या हमारे नए देखने वालों को। To be honest, मुझे खुद पता नहीं कैसे हो रहा है। आई थिंक एक तो अल्लाह ताला ने आई गेस मेरी किस्मत में नसीब में लिखा हुआ था, लेकिन आई प्रायोरिटाइज थिंग, आई मल्टीटास्क और सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब पीपल समटाइम्स से कॉल मी सुपर वुमन, बट अगर मुझे सपोर्ट नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती। मतलब ऑफ कोर्स मेरी खुद स्किल भी है, बट सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस वुमेन टू अचीव व्हाट वी डू। इंडीड। अच्छा, तो नाइला बहुत सारी चोटियां सर कर चुकी हैं आप और जो बुलंद तरीन चोटियां हैं उनको सर करने का रिकॉर्ड है आपका। सबसे ज़्यादा मिसमराइजिंग व्यू, सबसे प्यारा व्यू आपने कहाँ देखा? आई थिंक 2 तरह की, एक तो सुबह के टाइम वो जो पूरे बादलों के ऊपर होते हैं हम व्हेन वी नियर द टॉप, लेकिन एक जो व्यू जो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, 2-3 दफ़ा हुआ था ऐसे 3 पहाड़ों पे कि वी वर एक्चुअली हायर, आई सॉ समथिंग ब्राइट, तो मुझे लगा किसी की हेड टॉर्च है, एंड देन व्हेन आई पेड अटेंशन तो वो चांद था, तो वी वर हायर देन मून ऑन 3 माउंटेन्स, तो इट वाज समथिंग दैट आई कैन नॉट फॉरगेट। ब्यूटीफुल इट इज़। आई मीन आपको एक लाइट अपने से नीचे लेवल पे फील हो रही है और आपको पता लगे कि वो चांद है। बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये बताइए मकालू का कैसा तजर्बा रहा? हाउ मकालू ट्रीटेड यू?
Makalu was very hard actually. Makalu was my second hardest mountain. एक तो वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था और विंडी बहुत ज़्यादा था. विंड में आप मतलब इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं होते. कभी कभी ऐसा लगता है आपको विंड धक्का दे रही है. मतलब इफ़ यू आर्ट होल्डिंग ऑन टू अ रोप तो वो आप गिर भी सकते हैं. लेकिन दूसरा रीज़न था बिकॉज देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ स्नो और वो जो विंड थी वो स्नो अपने साथ उड़ा के लेके जा रही थी. तो वो जो उसके नीचे रॉक आइस एंड ब्लू आइस थी वो सारी एक्सपोज थी. सो वी हैड टू क्लाइम ऑन रॉक एंड आइस. तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. एंड देन जब आपको लगता है कि जीरो एनर्जी है एंड देन आप फिर देखते हैं तो समिट के ऊपर फिर आपको रॉक नजर आता है 400 मीटर्स. सो दिस माउंटेन वाज वेरी वेरी हार्ड. मतलब जब मैं क्लाइम करती बहुत से लोगों का स्टेमिना खत्म हो जाता है, कुछ की मेहनत करते उम्र खत्म हो जाती है. आपके लिए तो चोटियां ही खत्म हो गई हैं. अब हमारे पास और 8000 है ही नहीं. क्या करें? अब क्या करेंगे? आप बोर हो जाएंगे? इंशाल्लाह 3 रह गई हैं. मैंने दूसरी 2 नेपाल में है और एक चाइना में. अच्छा, तो उनको भी करना. ठीक है. और नाइला, एजुकेशन के लिए भी आप कुछ काम कर रही हैं, उसके हवाले से भी हमें भी बताएं, हमारे नाजरीन को भी बताइए. एजुकेशन आई थिंक एक तो हमारा मतलब बड़े शहरों में इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बट व्हेन वी गो टू विलेजेस, छोटे एरियाज, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लड़कियों के पास. और जब मुझसे पूछा जाता है कि आपने कैसे किया, तो व्हेन आई थॉट अबाउट इट, आई थिंक बिकॉज ऑफ एजुकेशन. आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल, मतलब मैं पिंडी में पैदा हुई थी, बट माई फैमिली इज़ फ्रॉम गुजरहान एंड आई एम इन माई डैड्स फैमिली. Me and my sister are the only educated girls. तो वो हम जो इतना आगे आए हैं, आई थिंक वो एजुकेशन की वजह से ही है. अगर एजुकेशन नहीं होती तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव अचीव्ड एनीथिंग दैट आई डिड. सो इसीलिए आई एम बीइंग अ बिट वोकल अबाउट इट नाउ कि लड़कियों को पाकिस्तान में, खवातीन को, लड़कियों को, यंग लड़कियों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो मतलब दे कैन सी द वर्ल्ड. उनको पता चले कि वो उनमें क्या टैलेंट है जो कि वो आगे लेके जा सकते हैं. आई बिलीव उन पे ट्रस्ट करना चाहिए ना, वो जो करना चाह रही हैं. आपकी बहुत अच्छी एग्जांपल है. आई रिमेंबर आपने हमें बताया था और अब तो मुझे ये जान के और अच्छा लगा कि आपका ताल्लुक पोठोहार से है. आई वाज थिंकिंग कि आप कहीं नॉर्थ से, पहाड़ों से आपका ताल्लुक है और आप इसीलिए वहाँ के लोग ज़रा टफ होते हैं. बट इट्स अमेजिंग टू नो कि आप पिंडी से हैं और पोठोहार से हैं और आपने ये अचीव किया है. माशाल्लाह. सो एवरीबडी कैन डू, अगर उस पर वालिदैन उन पर ट्रस्ट करें, उनको सपोर्ट करें. अच्छा, हमें थोड़ा सा पहाड़ों के हवाले से बड़ा मकान है नाइला, हम तो जा नहीं सकते. वहाँ पे सुना है सफाई सुथराई के बड़े मखदूज सूरत हाल है. ख़ासतौर पे जो कैंप्स लगाते हैं वहाँ पे लोग अपनी चीज़ें वहाँ पे फेंक आते हैं. बेस कैंप्स भी काफ़ी गंदे हैं. तो इस वक्त क्या सूरत हाल है एंड व्हाट वाज द माउंटेन दैट यू थॉट कि ये सबसे अच्छी है, साफ़ है? इस हवाले से थोड़ा सा बताइए ना. मैं चाहता हूँ थोड़ी अवेयरनेस आए लोगों में. जो बिजी माउंटेन्स है, फॉर एग्जांपल एवरेस्ट है नेपाल में, वो उस पर रबिश का मसला है. K2 पे भी है, बट K2 पे जो बेस कैंप पे या जो रूट है उस पे है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है. द इशू ऑन K2 इज़ ऑन हायर कैंप्स, क्योंकि इतना टफ माउंटेन है कि लोग या तो वो बीमार हो जाते हैं तो वो अपना कैंप टेंट वगैरह वापस लेके नहीं आते, या उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, या दे जस्ट केयरलेस. सो हर माउंटेन पे ये इशू नहीं है, कुछ माउंटेन्स पे है. पाकिस्तान में K2 इज़ वन एग्जाम्पल दैट नीड्स क्लीन अप, और उस पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं. And I'm hoping to be involved in a project. मुझे quickly मुझे ये जानना है कि when you were on the top of the mountain, जब पहुंची आप, मुझे लगता है आप नेचर के रब के बहुत करीब हो जाते हैं और फिर एक जो accomplishment का एहसास होता है, achievement का एहसास होता है. Being a female, that must be great. क्या feelings थी, हमारे साथ शेयर करें और इसी पे हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे. What was you thinking at that time? Makalu, I think it's not something maybe you were expecting. I cried on Makalu mountain last Fala because I didn't think all the way when I was going up. मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझसे हो पाएगा. It was such a tough mountain, but I was very happy कि alhamdulillah I was able to reach the top. And those tears were the souvenir for Makalu as well, because you've been there and you're such a pride for us. Thank you very much ये करने के लिए, और हमें ये मौका देती रहे ताकि हम बार-बार इसको सेलिब्रेट करें. Thank you so much Naila for being with us. आज के एक्सप्रेसो से इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.